हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं एस्टिमेशन कॉस्टिंग में। ये हमारे पास टॉपिक है 1.3। ठीक है, 1.3 का मतलब समझ गए। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के बेस्ड पे ये है हमारे पास 1.3। और आज हम लोग इसको सारा पढ़ लेंगे, अच्छे से प्रॉपर वे में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं और जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वो तो डायरेक्ट चैट कर सकते हैं हमारे साथ में, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है इस चीज़ को कि जो एस्टीमेट है, ठीक है, क्या हमारे पास एस्टीमेट, ठीक है। एस्टीमेट हमने कितने तरीके का पढ़ा है? दो तरीके का एस्टीमेट को हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी, या फिर रफ, या फिर क्या कह सकते हैं आप, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। एस्टीमेट जो था, दूसरा था हमारे पास डिटेल्ड एस्टीमेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि जो प्रीलिमिनरी, रफ, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट है वो किसके लिए बनाया जा रहा है, किसके लिए तैयार किया जा रहा है, किसके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। तो आपने कहना है कि सर इट इज़ ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रफ एस्टीमेट को प्रिपेयर करते हैं कि हमारे क्या चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए। बट टेक्निकल सैंक्शन या टेक्निकल अप्रूवल लेने के लिए जो आपने एस्टीमेट करना है, दैट एस्टीमेट इज कॉल्ड डिटेल्ड एस्टीमेट। क्लियर हो गया पॉइंट कि डिटेल एस्टीमेट किसके लिए कर रहे हैं आप? टेक्निकल सैंक्शन लेने के लिए हम लोग कौन सा प्रिपेयर करते हैं? डिटेल एस्टीमेट करते हैं। अब डिटेल एस्टीमेट में भी थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, देन फिर आपको अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, 1 बाय 1 पॉइंट, कि जो यहाँ पे कहानी है वो कहानी क्या है। कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे डिटेल्ड एस्टीमेट हमारे पास है। ओके, डिटेल्ड एस्टीमेट जो हमारे पास है, इसके क्या है, मेथड्स जो है वो है हमारे पास, जैसे कि रिवाइज्ड एस्टीमेट, ठीक है, रिवाइज्ड एस्टीमेट। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है हमारे पास सप्लीमेंट्री एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। थर्ड है हमारे पास कंबाइंड ऑफ बोथ, कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। एंड फोर्थ जो है हमारे पास वो है स्टूडेंट्स हमारे पास एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। ये हमारे को क्या देना, ध्यान दें। डिटेल एस्टीमेट में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट है उसको करने के कौन कौन से मेथड्स थे? प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, यस, और यूनिट रेट मेथड था, टिपिकल बे मेथड्स था, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एंड एम्पेरिकल इक्वेशन मेथड। 6 मेथड्स जो हम लोगों ने क्या किए थे, स्टडी किए थे। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिटेल्ड एस्टीमेट। उसके बाद में हम इन सारे पॉइंट्सों को पढ़ेंगे कि रिवाइज एस्टीमेट कब किया जाता है, ठीक है ना। रिवाइज एस्टीमेट किस केस में हमने जो एस्टीमेट तैयार किया हुआ है उसको कब रिवाइज्ड किया जाएगा, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन फ्रेम होता है। नेक्स्ट वन इज द सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सप्लीमेंट्री एस्टीमेट? अगर आपको समझना है तो सिंपली हम लोग कैसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग कभी क्या कर रहे हैं, एडिशनल वर्क को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। क्या करना है इसमें? एडिशनल वर्क को इंक्लूड करना है। जस्ट लाइक एज, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने एक रूम बनाया, ठीक है, अब आपने सारा एस्टीमेट किसका बना रखा है, रूम का बना रहा है। बाद में आपको लगा कि अच्छा हमारे पास बजट और बढ़ गया, हम लोग क्या बना लेते हैं, किचन बना लेते हैं, या आपको लगता है यार कि अच्छा क्या करते हैं, बाथरूम लैट्रिन सब बनाते हैं। तो इस तरीके का आप एडिशनल कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट में, जब आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। या दूसरा एग्जाम्पल आप क्या समझ सकते हैं, आप खुद से समझिए। सभी स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, आपको एक सीट मिलता है कि भाई आप इस सीट में अपना आंसर सीट लिखिए। बट आप कुछ स्टूडेंट्स को देखते होंगे जो एक्स्ट्रा सीट लेते हैं, दैट सीट्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री सीट्स। मतलब क्या है, एक्स्ट्रा, मतलब उस काम को और मतलब और किसी ज़्यादा में आप कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री कहेंगे। कम्बिनेशन क्या होगा, बोथ का कम्बिनेशन होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। दीज आर द मेथड्स ऑफ द डिटेल एस्टीमेट। आज की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि आज हमने इन सारे टॉपिकों को 1 बाय 1 समझना है। आफ्टर दैट फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते चलिए यहाँ पे 1 बाय 1, ठीक है।
ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने सारे पॉइंट्सों को नोट करना अपनी नोटबुक में। स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन अभी तक, चाहे आप किसी भी स्टेट पे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे आपका जो मतलब सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है वो, और दूसरा आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते। इस तरीके से आपको प्रिपेयर्ड किया जा रहा है, ठीक है ना। आप एक बार पढ़िए, टेस्ट दीजिए, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा है यहाँ से एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बारे में, ठीक है। पर पिछले वाले सारे लेक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, एक लेक्चर पढ़ने से नहीं होगा। तो हम लोग समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द डिटेल्ड एस्टीमेट। डिटेल्ड एस्टीमेट इज एन एक्यूरेट एस्टीमेट। तो काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बहुत सारे एस्टीमेट्स दे रखे होंगे, पर जो एस्टीमेट दे रखे होंगे, जब आपसे पूछा जाएगा कि विच मेथड या विच एस्टीमेट इज मोर एक्यूरेट मेथड इन दीज गिवन एस्टीमेट, तो आप ध्यान देना कि सिर्फ एक ही होगा डिटेल्ड एस्टीमेट। ऑल कैसे होंगे? प्रीलिमिनरी या रफ एस्टीमेट के टाइप्स होंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए बिफोर दिस। तो डिटेल एस्टीमेट इज एन एक्यूरेट एस्टीमेट कह सकते हैं, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं? रिलायबल एस्टीमेट कह सकते हैं। ठीक है, रिलायबल एस्टीमेट, जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल एस्टीमेट इज एन एक्यूरेट एस्टीमेट, ऑब्लिक में रिलायबल एस्टीमेट ऐसे लिख सकते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वालिटीज ऑफ ईच आइटम वर्क्स एंड वर्किंग द कॉस्ट। देखिए यहाँ पे हमारे को जैसे सुटेबल वर्ड क्या रहेगा हमारे पास? क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? क्वांटिटी। थोड़ा सा ये पेन चलने में प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? आउट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क एंड वर्किंग ऑफ द कॉस्ट। मतलब जो आपने ध्यान देना है, डिटेल्ड एस्टीमेट कितने स्टेज में चल रहा होता है? 2 स्टेज में वर्क होता है। इसमें कितने स्टेज में वर्क होता है स्टेज? 2 स्टेज में वर्क होता है। पहला स्टेज में क्या होगा? पहला स्टेज में हमारे पास क्या होता है? एक मेजरमेंट सीट होती है, जहां पे हम लोग क्या फाइंड करते हैं? क्वांटिटी ऑफ द आइटम्स फाइंड करते हैं। एंड सेकंड सीट इज नॉन एज द एब्स्ट्रैक्ट सीट। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सीट। अभी मैं आपको शो अप करूंगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉस्ट फाइंड करते हैं। तो जो आपको ध्यान देना है, डिटेल एस्टीमेट इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट इन 2 स्टेज। क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट इन 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? मेजरमेंट सीट्स में हम लोग डाटा फिल करेंगे। सेकंड स्टेज में क्या होगा स्टूडेंट्स? एब्स्ट्रैक्ट सीट। एब्स्ट्रैक्ट सीट को हम लोग क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। तो देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। 1 बाय 1 पॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द डायमेंशंस। तो ठीक है, यहाँ पे क्या है? जो डायमेंशंस है हमारे पास वो किस में होगा? लेंथ L, ब्रेड्थ B हो गया हमारे पास, और हाइट कहिए, या फिर दूसरा आप क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? डेप्थ, ठीक है। डेप्थ ऑफ ईच आइटम्स आर टेकन आउट करेक्टली फ्रॉम ड्रॉइंग एंड क्वालिटीज ऑफ ईच आइटम्स आर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिटेल्ड एस्टीमेट इज एन एक्यूरेट एस्टीमेट एंड इट इज कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ डिटेल्ड ड्रॉइंग एंड स्पेसिफिकेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है। डिटेल एस्टीमेट इज एन एक्यूरेट एस्टीमेट, ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट है, एंड इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डिटेल्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशंस। तो आपको पता है, जो हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे हमने सारा कुछ बताया था कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग में हम लोगों ने किस किस को देखना है, और स्पेसिफिकेशन में भी हमारे पास कितने टाइप के स्पेसिफिकेशंस थे स्टूडेंट्स? 2 टाइप के स्पेसिफिकेशंस की हमने बात की थी। कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस थे? फर्स्ट वन इज द जनरल स्पेसिफिकेशन, सेकंड वन इज द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। यस और नो? ये हमारे पास कौन कौन सा था? ये हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। जनरल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जनरल स्पेसिफिकेशन, एंड सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारे पास डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन एंड जनरल स्पेसिफिकेशन। इसका सिंपल सा मतलब है, जनरल स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी आपको ओवरऑल मतलब ऊपर ऊपर से किसी चीज़ का क्या होना, पता होना, और डिटेल्ड एस्टीमेट का मतलब है कि उसमें एक प्रॉपर वे में पता होना। जैसे कि आपको पता है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में किसकी ज़रूरत है? सीमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। किस कंपनी का है,
क्या डेट दे रखा है उसका मैन्युफैक्चरर्स, क्या एक्सपायर डेट दे रखा है, उसका क्या स्ट्रेंथ है, वो 33 ग्रेड का है 43 ग्रेड का, ऑल आर गिवन इन द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। बट सीमेंट नॉर्मली वी नो इन जर्नल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, कंपनी का नाम जान रहे हैं, बट उसके अंदर क्या 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 किस किस से वो मिलकर के बनाए, वो सारा किस में मिलेगा, हमारे को डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, इन इट द होल प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब वर्क्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, होल प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, सब वर्क्स में डिवाइड करके रखते हैं। रीजन क्यों, क्योंकि हमारे को क्या है, एक एक आइटम का यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट और क्वांटिटी पता करना है। एक एक आइटम का हमको यहाँ पे क्या करना है, कॉस्ट एंड क्या करना है, आइटम का पता करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द कॉस्ट ऑफ ईच सब वर्क इज कैलकुलेटेड सेपरेटली। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ईच सब वर्क इज कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड देन एडेड टूगेदर। हाँ, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द कॉस्ट, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ ईच वर्क इज कैलकुलेटेड सेपरेटली एंड देन एडेड टूगेदर टू गिव द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली सारे आइटम्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और देन हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, देन हमारे को मिल जाएगा वहां पे टू गिवन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे कितने सीट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 सीट्स हैं। ध्यान से समझिए इसको। डिटेल एस्टीमेट इट कंसिस्ट, क्या था, हमने क्या पढ़ा था, इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट इन 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज द डिटेल्स ऑफ द मेजरमेंट फॉर्म कहिए, या फिर आप इसको क्या कहिए, डिटेल ऑफ मेजरमेंट सीट, क्या कह सकते हैं आप, सीट, SHEET। ठीक है, क्या कहेंगे आप, SHEET, सीट। ठीक है, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे इस तरीके से आप बनाइए, आइटम नंबर, डिटेल ऑफ वर्क, नंबर्स, मेजरमेंट क्या है, लेंथ हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया। इसको किस में, डेप्थ के नाम से भी, डेप्थ भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, क्या लिखा होता है, डेप्थ, क्वांटिटी, यूनिट एंड रिमार्क्स। आपको कोई भी अगर कुछ बताना है, कोई भी अपना व्यू देना है, तो आप रिमार्क में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक ओरिजिनल फॉर्मेट है किसका, डिटेल्ड ऑफ मेजरमेंट सीट्स का। इन दिस देखिए यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे हम लोग, लेंथ, वेट, हाइट के से क्या फाइंड किया जाएगा, क्वांटिटी फाइंड किया जाएगा। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि क्वांटिटी आप किस में रिपोर्ट करते हैं, तो उस सीट को आप क्या कहते हैं, उस सीट को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट सीट। क्वांटिटी ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड इन मेजरमेंट सीट। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपने क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से लिखना है, 1 by 1 पॉइंट। पहले टेबल बनाइए, ठीक है, टेबल के बाद में स्टार डाल करके आप यहाँ पे लिखिए क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड, क्वांटिटी ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड, ठीक है, रिपोर्टेड इन द मेजरमेंट सीट, मेजरमेंट सीट। तो ये पॉइंट आपने इसमें लिखना है सारा कुछ। ठीक है, मेजरमेंट सीट। और इसे भी पहले आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग। ठीक है, इसे भी ऊपर आप लिख लीजिए, इट कंसिस्ट, ये सीट के ऊपर लिख लेना प्लीज, इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट, प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट, एस्टीमेट इन 2 स्टेज। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 2 स्टेज। फर्स्ट क्या है हमारे पास, क्वांटिटी ऑफ आइटम इज रिपोर्ट इन द मेजरमेंट सीट। मतलब पहला स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में वी फाइंड द या वी कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को फाइंड हम लोग करेंगे। ठीक है, और सेकेंड स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज वर्कआउट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इन सेकेंड स्टेज, उसको भी हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, इन सेकेंड स्टेज, इन सेकेंड स्टेज, इन सेकेंड स्टेज, ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, ठीक है, कॉस्ट ऑफ
each item is worked out। तो अब आपको क्लियर हो गया। मेन क्या है, यहाँ पे दो ही काम रहते हैं इन केस ऑफ डिटेल्ड एस्टीमेट में। डिटेल्ड एस्टीमेट में क्या है, दो ही काम। इट कंसिस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द एस्टीमेट इन 2 स्टेज। इन फर्स्ट स्टेज लिख लीजिए, इन फर्स्ट स्टेज द क्वांटिटी ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड इन द मेजरमेंट शीट। इन सेकंड स्टेज कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज वर्कड आउट। ठीक है, और ये किस में होता है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट शीट में होता है। स्टेज कौन से शीट में होता है, ये हमारे पास होता है एब्स्ट्रैक्ट शीट होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी में लिखते हैं हम लोग, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड, कॉस्ट ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड, एक मिनट, कॉस्ट ऑफ आइटम इज रिपोर्टेड इन एब्स्ट्रैक्ट शीट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए। ये हम लोग सर ने जो भी पॉइंट लिए सारा BN दत्ता से लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, दिस सीट इज द मेजरमेंट सीट एंड दिस सीट, ये जो आप सीट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस सीट इज द एब्स्ट्रैक्ट सीट। एब्स्ट्रैक्ट सीट, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट सीट में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आइटम नंबर, डिटेल ऑफ द वर्क्स, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, रिमार्क। तो आप सारा कुछ पता कर सकते हैं। क्या रेट गिवन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या रेट गिवन कर रखा है, जो भी रेट होगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्वांटिटीज यहाँ पे लिख लेंगे, यूनिट अगर ज़रूरत है, अमाउंट, इन दोनों का अमाउंट कैसे किया जाएगा, यहाँ पे फाइंड किया जाएगा। अब आप खुद सोचिए अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे। और यहाँ पे रिमार्क जैसे जनरली अपना क्या कर देते हैं, साइन कर देते हैं, या आपको कुछ कहना है, कुछ भी बताना है, तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टोटल एक्चुअल कॉस्ट अगर आपको फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिए, टोटल, नेक्स्ट इसी में पॉइंट में, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, बताइए। अगर आपको टोटल एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करना है तो आप कह सकते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई में रेट ऑफ आइटम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वांटिटी मल्टीप्लाई में रेट ऑफ आइटम। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो टोटल एक्चुअल कॉस्ट इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्वांटिटी मल्टीप्लाई में रेट ऑफ आइटम्स। तो आई थिंक अब आपको सारे पॉइंट्स इसके क्लियर हो जाने चाहिए। ये था हमारे पास डिटेल्ड एस्टीमेट। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटेल्ड एस्टीमेट था। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअली जगह जगह से डाटा लिया है, इसलिए आपके लिए बताया जा रहा है, क्योंकि आप उसको अगर प्रॉपर वे में लिख कर के आएंगे ना एग्जाम में तो आपको बहुत हेल्प होगा और अच्छा मार्क्स मिलेगा। जैसे इट इन द होल प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब वर्क मतलब 2 स्टेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वर्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है स्टूडेंट्स, माय डियर, याद रखना है ईच एंड एवरी पॉइंट। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने क्या रखना है, याद रखना है, और वो क्या है, जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन ही बताया था, दिस एस्टीमेट इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है ना, यहाँ पे इस पॉइंट को लिखिए, दिस एस्टीमेट, इसको आप जरूर लिख करके आना डिफरेंट पॉइंट से, दिस एस्टीमेट इज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है, दिस एस्टीमेट इज रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल अप्रूवल या टेक्निकल सैंक्शन, टेक्निकल अप्रूवल, या फिर क्या कह सकते हैं आप ऑब्लिक में टेक्निकल सैंक्शन। ठीक है, टेक्निकल सैंक्शन। तो इस तरीके से आपने स्टूडेंट्स क्या रखना, ध्यान देना। अगर इतना नॉलेज है तो इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, इतना अगर आपको नॉलेज है इट इज़ सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। तो इस तरीके से आप पूरा इसको अच्छे से लिखिए। ठीक है, इन छोटा छोटा सा बनाना है, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको दिखाया गया है कि इस टाइप का क्या होती है, हमारे पास सीट्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट सीट। कल को आपको अगर पूछा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट सीट के बारे में आप क्या जानते हैं,
आप कहेंगे सर ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। इस तरीके का ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। जब आप जूनियर इंजीनियर कंप्लीट बन जाएंगे, जब आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी, तो आपने क्या करना है, इसी टाइप की सीट्स में क्या करना होता है हमारे को स्टूडेंट्स, फुलफिल करना होता है ईच एंड एवरी आइटम्स को, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको एकदम अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए ईच एंड एवरी पॉइंट्स इन द डिटेल्ड एस्टीमेट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर हुए होंगे कि व्हाट इज़ द डिटेल्ड एस्टीमेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था, डिटेल्ड एस्टीमेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल सैंक्शन, या टेक्निकल अप्रूवल लेने के लिए हमको कौन सा एस्टीमेट करना है, डिटेल एस्टीमेट करना है। और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल करना है तो हम लोग कौन सा करेंगे, प्रीलिमिनरी या फिर रफ एब्स्ट्रैक्ट, जो भी आप उसको नाम देना चाहते हैं, उस एस्टीमेट को हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो आप यहाँ से सारा कुछ नोट डाउन कर लीजिए अपने उसमें नोटबुक में, सारे पॉइंट्स होने चाहिए। जस्ट एक एक पॉइंट को हमने बताया है यहाँ पे कि क्या होता है हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, सेकेंड इज द रिवाइज्ड एस्टीमेट। नेक्स्ट वन इज द रिवाइज्ड एस्टीमेट। इसको आप ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है इसका टाइप, ठीक है ना। जैसे हमारे पास वहाँ पे हम लोग टाइप्स पढ़ रहे थे, सेम एज वेल एज हमारे पास यहाँ पे भी क्या आ रहे हैं, टाइप्स हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, रिवाइज्ड एस्टीमेट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रिवाइज्ड एस्टीमेट। इसको ध्यान से पढ़िए कि रिवाइज्ड एस्टीमेट क्या होता है। तो रिवाइज्ड एस्टीमेट इज ए, ठीक है ना, व्हाट इज द रिवाइज्ड एस्टीमेट, रिवाइज्ड एस्टीमेट इज ए डिटेल्ड एस्टीमेट, ठीक है, क्योंकि इट इज अ टाइप या फिर क्या कह सकते हैं मैथड, ठीक है ना, उसी का टाइप है। रिवाइज्ड एस्टीमेट इज ए डिटेल्ड एस्टीमेट एंड इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि आप किस कंडीशंस में रिवाइज्ड एस्टीमेट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि आप रिवाइज्ड एस्टीमेट किस केस में करते हैं, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको एकदम लोकल लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ इस पॉइंट को, कि जो रिवाइज एस्टीमेट है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप देखते हैं कि कोई साइट बन रही है और उस पर क्या आ जाता है, कोई भी कोर्ट केस हो जाता है, यस और नो। अब कोर्ट केस हो जाता है तो आपको पता है कि उस टाइम पे उस पर कोई भी वर्क नहीं चल रहा होता है, उसको स्टे लग जाता है उस पर। अगर स्टे आज लगा है, आज के 2 साल बाद फिर हम लोग उस पर क्या करना करते हैं, वर्क स्टार्ट करना कर देते हैं। तो क्या जो एस्टीमेट पहले था, क्या सेम एस्टीमेट अब रहेगा क्या? आप कहेंगे कि सर नहीं, क्योंकि 2 साल में कितना परिवर्तन आ जाता है, कितना चेंजेज आते हैं, कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल चेंज हो जाता है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, यस और नो। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एस्टीमेट को रिवाइज्ड करते हैं। कैसे रिवाइज कर रहे हैं, जैसे ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करिए। जैसे हमारे पास क्या है, हम लोग मटेरियल की ही बात करेंगे, बिल्डिंग मटेरियल्स। जैसे कि हमारे पास क्या है, सीमेंट बैग है, क्या स्टूडेंट, सीमेंट बैग है। जब आपने टेंडर लिया था उस टाइम पे सीमेंट का बैग कितने रुपए का था, सपोज 300 रुपीज़ का था। बट एट नाउ जो हमारे पास क्या है, सीमेंट का जो बैग है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग, ठीक है, सीमेंट बैग जो है वो कितना हो गया, सपोज हमारे पास 350 रुपीज़ हो गया, ऐसे मान लीजिए 350 रुपीज़ हो गया। अब आप समझ सकते हैं 300 से 350। अब जो आप वर्क करने जा रहे हैं वो 1-2 बैग के साथ में नहीं करने जा रहे। सपोज वहाँ पे 1 लाख सीमेंट बैग यूज़ हो रहे हैं, सपोज वहाँ पे 10,000 सीमेंट बैग यूज़ हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना कॉस्ट में क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। समझ रहे हैं ना। उस कॉस्ट को कौन पे करेगा, कॉन्ट्रैक्टर कभी अपने पॉकेट से कुछ नहीं पे करता है, ये आपने ध्यान देना है। वो सब कुछ किससे लेना चाहता है, क्लाइंट से लेना चाहता है, कि जो उसको बनवा रहा है वो उसी से ही सारा चाहता है, ठीक है ना। 300 से कहाँ पे आ गया, 350 पे आ गया। या फिर जैसे आप स्टील देखिए, अभी आप जाइए मार्केट में तो अभी आप क्या कहेंगे कि भाई स्टील का जो रेट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। समझ रहे हैं ना, जैसे स्टील का रेट अभी एट प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों के कारण ये जो एस्टीमेट है उसको रिवाइज्ड किया जाता है, पर उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप वर्क ही नहीं कर रहे हैं और आप मतलब उसको रिवाइज्ड करा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एस्टीमेट को रिवाइज्ड करेंगे।
दैट एस्टिमेट इज नॉन एज द रिवाइज्ड एस्टिमेट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा पॉइंट कि रिवाइज्ड एस्टिमेट क्या होगा हमारे पास। तो ध्यान से समझिए वो कंडीशंस क्या हैं, एग्जाम में आए तो आपने इन पॉइंट्स को क्या करके आना माय डियर, मार्क करके आना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टिमेट इज एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड द 5%, ठीक है, इज एक्सीड और लाइकली टू एक्सीड बाय 5%। इसका कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जो ओरिजिनल सैंक्शनड एस्टिमेट है, मतलब जो डिटेल एस्टिमेट आपने क्या कराया, सैंक्शन करा लिया, अब अगर उसका जो कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है, अगर वो किससे इंक्रीज कर जाता है, वो 5% से अगर इंक्रीज कर जाता है, डिटेल्ड एस्टिमेट जो है, ठीक है ना, ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट इज इंक्रीज्ड बाय 5%, तो आप क्या करेंगे, आप रिवाइज्ड एस्टिमेट करेंगे, उसको दोबारा से रिवाइज्ड कर देंगे। प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट 5%, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, व्हेन द एक्सपेंडिचर्स ऑन वर्क एक्सीड्स, मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसमें खर्चे क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, और लाइकली टू एक्सीड द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस बाय द 10%। ये 10% कौन सा है, जो आपने एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कराया था शुरू में, अगर उसका कॉस्ट जो आप कर रहे हैं एट प्रेजेंट में, अगर इसका कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल से कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता है, 10% इंक्रीज हो जाता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज्ड एस्टिमेट करेंगे। यस और नो, दो हो गए। पहले वाला कौन सा था, ओरिजिनल सैंक्शन जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, अगर उसका क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, दो तरीके के अप्रूवल है, फर्स्ट वन इज द कौन सा, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेकंड वन इज द टेक्निकल। टेक्निकल अप्रूवल जो आपने लिया है वो कौन सा है, डिटेल एस्टिमेट पे है, अगर वो जो ओरिजिनल सैंक्शन से 5% इंक्रीज करेगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो अप्रूवल आपने लिया था उस टाइम पे जो कॉस्ट था, अगर उससे ज़्यादा खर्चा आता है 10%, तो भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिवाइज्ड एस्टिमेट करना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। थर्ड वन इज द वेयर देयर आर मटेरियल डेविएशंस फ्रॉम द ओरिजिनल प्रपोज्ड, मतलब कि पहले आपने कोई वॉल था, वो सपोज आप किसका था, पहले वॉल मतलब किसका बना रहे थे, ब्रिक का बनवा रहे थे, और अभी आप किसका बनवा रहे हैं, सपोज आप बनवा रहे हैं ग्लास का, तो यहां पे क्या हो गया, मटेरियल डेविएशन हो गया। तो इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट करते हैं। क्या मटेरियल्स को ही क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डेविएट कर दे रहे हैं, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज्ड एस्टिमेट करेंगे। तो आई थिंक ये आपको तीनों पॉइंट क्या हो जाने चाहिए स्टूडेंट्स, अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए कि कब रिवाइज एस्टिमेट किया जाएगा और कब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, जो रिवाइज एस्टिमेट कब किया जाएगा। ये सारे पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए, अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया। बाकी पॉइंटों को आप लिख भी सकते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि मतलब क्या हो गया, कोर्ट केस हो जाता है, वर्क क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, आफ्टर सम टाइम्स फिर से वर्क क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या मटेरियल कॉस्ट क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज एस्टिमेट करते हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज द सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है, नेक्स्ट इज द सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, दिस इज द सेकंड टाइप। तो क्या हमारे पास स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का सिंपल सा मतलब है एडिंग सम वर्क, ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एडिंग, ठीक है ना, एडिंग सम वर्क, सम वर्क। जैसे मैंने आपको क्या बताया था अभी, याद करो, जैसे आपने कोई भी एक रूम बनाया, ठीक है, रूम के साथ आपने क्या बना दिया, एक किचन बना दिया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे इस वर्क को अलग से क्या किया जाएगा, स्वैप किया जाएगा, ठीक है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट सीट है उसमें अलग से इसको दिखाया जाएगा। तो पहले तो आप किसका बना रहे थे, रूम का बना रहे थे, अब आपने किसको एडअप कर दिया, उसमें किचन को एडअप कर दिया, तो ऑब्वियसली अब कॉस्ट क्या हो चुका होगा, चेंज हो चुका होगा ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोलते हैं, ठीक है ना, कि आप कोई वर्क कर रहे थे, आपने क्या कर दिया, उसमें एडिशनल वर्क को क्या पड़ा, रिक्वायर्ड पड़ा, उसकी क्या हो गई, ज़रूरत पड़ गई, उस केस में होने वाले एस्टिमेट को हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। और दूसरा आपको एग्जांपल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, कि जब आप क्या करते हैं, नॉर्मली समझने के लिए, कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में जब एक्स्ट्रा सीट, सप्लीमेंट्री सीट्स, ठीक है,
दैट सीट इज नोन एज द सप्लीमेंट्री सीट। तो वही है कि आपको अलग से कुछ और काम करना पड़ रहा है, तो वही हमारे पास क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट इज द डिटेल्ड एस्टीमेट, आई नो वेरी वेल। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, इसे कब तैयार किया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, इसे कब प्रिपेयर किया जाएगा, इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन एडिशनल वर्क आर रिक्वायर्ड। तो यही पॉइंट आपने याद रखना है, जब आपको एडिशनल वर्क रिक्वायर्ड है उस केस में जो एस्टीमेट प्रिपेयर किया जाएगा दैट एस्टीमेट इज नोन एज द सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। ठीक है, तो एडिशनल वर्क आर रिक्वायर्ड टू सप्लीमेंट इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द वर्क। जब आप क्या कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, वर्क करते टाइम पे एक्सिक्यूशन ऑफ द वर्क, उस टाइम पे आप एक्स्ट्रा चीज़ों को क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से मेंशन नहीं है। ये पॉइंट आपने ध्यान देना है, ये पहले से मेंशन नहीं था। जैसे पहले हम लोग क्या बना रहे थे, ओनली रूम बना रहे थे, बट एट नाउ अब रूम प्लस किचन बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसको कोई फ्री में नहीं बनाएगा, इसको वो क्या करेगा, ऐड करेगा। दैट एस्टीमेट इज नोन एज द सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। आई थिंक दैट पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को आपने ध्यान लिखना है, ध्यान से इस पॉइंट को आप नोट डाउन करिए। द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट शुड सून इन द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल सैंक्शन estimate as well as the supplementary amount for which sanction is required। देखिए एब्स्ट्रैक्ट जो सीट होता था, ये क्या हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट सीट होता था, हम लोगों ने अभी पढ़ा डिटेल्ड एस्टीमेट में। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट शुड सोन द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल सैंक्शन। एब्स्ट्रैक्ट सीट को किसको बताता है, जो भी आपके पास जो वर्क है उसके कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, एज वेल एज द सप्लीमेंट्री अमाउंट, जो रूम के साथ जो किचन है इसके भी अमाउंट को किस में शो अप किया जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट सीट में दिखाया जाएगा। विच सैंक्शन इज रिक्वायर्ड, फिर से क्या कराया जाएगा, उसको सैंक्शन कराया जाएगा, किसके थ्रू, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा, फिर से क्या होगा, वर्क होगा। ठीक है ना, इस तरीके का होता है। तो दिस इज द सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट्स रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो इसमें हमारे पास क्या है, देखिए रिवाइज्ड कब हो रहा है ये पॉइंट आपको समझना है, और सप्लीमेंट्री कब हो रहा है। रिवाइज्ड का सिंपल सा मतलब है कि कॉस्ट या एक्सपेंडिचर्स का क्या होना, बढ़ जाना। ध्यान से समझिए, रिवाइज्ड का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर या कॉस्ट का बढ़ जाना। आप खुद ऐसे सोचिए ना, सिंपल सा एग्जांपल, आपको किसी ने पैसे दिए कि भाई 100 रुपीज़ है, और आपने काउंटिंग करते टाइम आपसे वो हो गए 110। ठीक है, जैसे हम लोग काउंट कर रहे हैं 10 रुपीज़ के नोट से, गलती से कभी कभी हो जाता है, या फिर क्या हो गया 90 हो गया, 90 या 110 या 90 हो सकता है, इसके अलग तो कुछ नहीं होगा ना। तो उस केस में आप क्या करेंगे, फिर से उसको रीचेक करेंगे दोबारा, यस और नो। तो सेम एज वेल एज, तो यहाँ पे अगर कोई भी काम बढ़ रहा है, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, वर्क का इंक्रीज कर जा रहा है, तो उस केस में रिवाइज किया जाएगा। और अगर कुछ उसमें ऐड कर दिया जाए, यस और नो, अगर उसमें कुछ ऐड करना है तो उस केस में क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो ये उन दोनों का क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू केसेस। कौन सा, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। इट इज यूज्ड व्हेन, ध्यान से देखिए, इसे कब यूज किया जाएगा, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज डेविएशन इन, किसमें, मटेरियल में डेविएशन हो, डिजाइन में हो, या चेंज इन कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक आइटम ऑफ वर्क इनमें हो, विच रिक्वायर्ड बोथ रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो ये पॉइंट आपने क्या रखना है स्टूडेंट्स, याद रखना। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज डेविएशन इन मटेरियल, डिजाइन, चेंज इन कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक आइटम ऑफ वर्क विच रिक्वायर्ड बोथ रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। तो इसमें आपने एक पॉइंट देना है कि मटेरियल कॉस्ट इज वेरिंग बाय 5%। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट क्या कर रहा है, 5% से वेरी कर रहा है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन को चेंज कर रहे हैं, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज्ड और सप्लीमेंट्री एस्टीमेट का को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट, नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट। इट इज ए डिटेल्ड एस्टीमेट, आई नो वेरी वेल, एंड इट इज प्रिपेयर टू मेंटेन द, ध्यान से देखिए, it is prepared to maintain the structure or work in proper order and safe condition। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है स्टूडेंट्स, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, सेफ कंडीशन।
ठीक है। इट इज डिटेल एस्टिमेट, इट इज अ टाइप ऑफ डिटेल एस्टिमेट, इट इज प्रिपेयर टू मेंटेन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को क्या करना है आपने, मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करेंगे कि जैसे प्लास्टरिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, ये तो किसके केस में कर रहे हैं, आप बिल्डिंग के केस में कर रहे हैं। अगर यही हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या होता है रोड होता, तो रोड के केस में आप क्या करेंगे बताइए, जैसे कि पैचिंग जो होता है, रिपेयरिंग हो गया, या फिर आप क्या कर रहे हैं, रिपेयर ऑफ ब्रिज, कल्वर्ट्स ETC आर अंडर इन द रिपेयर मेंटेनेंस एंड इसमें होता है। अब इसके लिए एक कॉस्ट डिसाइड किया जाता है, वो क्या है, फॉर एनुअल रिपेयर ऑफ बिल्डिंग्स। ध्यान से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रिलेटेड टू दिस डाटा पूछा जाएगा। क्या है हमारे पास स्टूडेंट, फॉर एनुअल रिपेयर ऑफ बिल्डिंग 1 to 1.5% ऑफ द ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द होल बिल्डिंग। मतलब जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस बिल्डिंग में कितना लेकर चलेंगे, 1 to 1.5%। अब रिपेयर में बिल्डिंग के केस में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हमारे पास क्या आता है, वाइट वॉशिंग, कलर, ठीक है ना, वाइट वॉशिंग हो गया, कलर वॉशिंग हो गया, पेंटिंग, या फिर माइनर रिपेयर्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क। कौन कौन से वर्क है स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर, वाइट वॉशिंग, कलर वॉशिंग, या फिर हम लोग इसको और क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, पेंटिंग, इसमें कॉमा डाल करके, या फिर पेंटिंग, ठीक है, ETC। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। दूसरा क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डोर एंड विंडो, यस और नो, डोर एंड विंडो। तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स रोड वर्क, रोड रिपेयर्स। जैसे अगर रोड का है तो रोड रिपेयर्स में क्या होगा हमारे पास, ये आपने क्या करना, याद रखना है, पैचिंग, ठीक है। फिर क्या है, रिपेयर ऑफ कलवर्ट एंड ब्रिजेस, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, रिन्यूअल कराना, ठीक है ना, ये सब किस में आ जाता है हमारे पास, रिपेयर वर्क ऑफ मेंटेनेंस में आता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास स्पेशल, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशल रिपेयर वर्क एवरी 4th ईयर। अगर हर 4 साल के बाद जो स्पेशल रिपेयर वर्क होता है इज नॉन एज द क्वाड्रेनल, QUADRENN, क्वाड्रेनल रिपेयर। जैसे कि क्या करना, डोर विंडो, ठीक है, या कलर वॉशिंग, जितनी भी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स होती हैं तो उनमें एवरी 4 ईयर्स पे ये सब होता है। तो इन सब के लिए क्या किया जाता है, कॉस्ट पे करना पड़ता है गवर्नमेंट, जो मतलब क्या है, इसको सबको हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करके चलते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है छोटा सा, अब आप इसका आंसर बताइए फास्ट। इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टीमेट इज ए डिटेल एस्टीमेट। मतलब ये देखिए यहाँ पे, रिवाइज एस्टीमेट, आइटम रेट एस्टीमेट, या मेंटेनेंस एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट, ऑल आर द टाइप ऑफ द, क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, डिटेल एस्टीमेट। देखिए आइटम रेट एस्टीमेट और वहां पे हमने पढ़ा था यूनिट रेट एस्टीमेट, दोनों में अंतर है, ठीक है। आइटम रेट एस्टीमेट या डिटेल्ड एस्टीमेट बोलते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टीमेट इज ए डिटेल्ड एस्टीमेट एंड प्रिपेयर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर और वर्क इन प्रॉपर ऑर्डर एंड सेफ कंडीशन। तो बताइए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो हमने क्या बोला, मेंटेन। पहले वाला क्या था, रिवाइज्ड, भाई उसमें तो क्या हो गया, खर्चा ज़्यादा हो गया था इसलिए किया। सप्लीमेंट्री में क्या था, कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा ऐड करना था। बोथ में क्या हो गया, भाई डेविएशंस आ रहे हैं, डिजाइनिंग या फिर जो भी हमारे पास क्या मटेरियल सब में, तो रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री हो गया। फोर्थ कौन सा था, जहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस की बात हो रही थी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेंटेनेंस एस्टीमेट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिए, डिटेल एस्टीमेट इज रिक्वायर्ड। डिटेल एस्टीमेट किसके लिए जरूरत है स्टूडेंट, टू नो द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ द वर्क, ठीक है।
डिटेल एस्टिमेट इज रिक्वायर्ड फॉर टू नो द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ द वर्क। ईच आइटम ऑफ द वर्क का सिंपल सा मतलब कैसे है, जैसे कि हमारे पास क्या है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके का है। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले क्या किया जाएगा स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, कोई भी हम लोग ब्रिक वर्क देख रहे हैं, ठीक है ना, ये कोई भी वॉल है, तो जैसे दिस इज द डीपीसी, ओके, दिस इज द डीपीसी, ओके, दिस इज द फाउंडेशन, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुपर स्ट्रक्चर, ओके, दिस इज द सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, एंड दिस वन इज द सब स्ट्रक्चर, दिस वन इज द सब स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, फाउंडेशन, ठीक है, दिस इज द फाउंडेशन, ठीक है, दिस इज द फाउंडेशन। जैसे सबसे नीचे आपने क्या किया स्टूडेंट, जैसे कि आपने किया पीसीसी कर दिया, उसके बाद जैसे क्या हो गया, स्टोन मैसनरी, ठीक है, स्टोन मैसनरी हो गया। उसके बाद जैसे हमारे पास ये क्या प्लिंथ है, या फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोन मैसनरी कर रहे हैं, लाइक दिस। तो सबसे पहले जैसे हमारे पास क्या होगा, अर्थ एक्सकावेशन, अर्थ एक्सकावेशन। तो अर्थ एक्सकावेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि आपने मिट्टी को वहाँ से फिलिंग कर लिया, मतलब क्या किया, डगिंग किया और कहीं पे जाकर के आपने फिलिंग कर दिया, तो ये अर्थ एक्सकावेशन में आ गया। उसके बाद क्या है, फाउंडेशन, फाउंडेशन में भी क्या है, पीसीसी। अगर इसका आपको क्या है, पहले क्वांटिटी फाइंड करेंगे, कैसे क्वांटिटी फाइंड करेंगे, कितना इसका लेंथ है, कितना इसका विड्थ है, कितना इसका हाइट है, मल्टीप्लाई क्या, ये से क्या आ गया, वॉल्यूम, और जो पीसीसी का कॉस्ट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तो आप बता सकते हैं। उसके बाद स्टोन मैसनरी, स्टोन है, उसके बाद डीपीसी, उसके बाद दिस वन इज द ब्रिक वर्क, ओके, दिस वन इज द ब्रिक वर्क। ये तो सिंपल सा है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्टडी करके देखते हैं। तो ये हमारे पास होता है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इन सभी आइटम्स का क्या करने के लिए स्टूडेंट्स, पता करने के लिए, ठीक है ना, इन सभी का क्या करने के लिए, पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटेल्ड एस्टिमेट करते हैं कि इन सब का क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं और बता सकते हैं अपने क्लाइंट को कि कितना इसमें आपका कॉस्ट आएगा। ब्रेक वर्क के ऊपर क्या होगा, प्लास्टर होगा, विंडो, डोर, सारा वर्क जो है। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, टू चेक, ठीक है, टू चेक द वर्क डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग एक्सक्यूशन। मतलब आप एज ए क्लाइंट हैं और आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है वहाँ पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टू नो द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ फोर संक्शन, मतलब कौन सा संक्शन, टेक्निकल संक्शन। टेक्निकल संक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको डिटेल एस्टिमेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हुए होंगे, ठीक है, और थोड़ा सा बेस आपका मजबूत होगा, दोबारा देखिएगा लेक्चर को, तो मुझे लगता है कि आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसे हम लोग कहेंगे कंप्लीट एस्टिमेट। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कंप्लीट एस्टिमेट, कंप्लीट एस्टिमेट। कंप्लीट एस्टिमेट, तो कंप्लीट एस्टिमेट में स्टूडेंट्स फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ द लैंड। जो भी जमीन है उसका क्या किया जाएगा, कॉस्ट ऑफ द लैंड किया जाएगा। सेकंड है हमारे पास लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है, सेकंड वन इज द लीगल एक्सपेंसेस। जो भी हमारे को कागज़ पत्री कुछ भी तैयार कराना है तो उन सब में क्या लगता है स्टूडेंट्स, पैसा लगता है हमारे पास। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ओनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के बिटवीन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर,
ठीक है। तो मेन कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर में हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, जिसमें क्या आएगा लेबर, ठीक है ना, जिसमें क्या आ जाएगा हमारे पास लेबर आएगा, मटेरियल, सुपरविजन, लेबर हो गया, मटेरियल, और थर्ड वन इज द सुपरविजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, कंटीजेंसीज कॉस्ट आएगा, या फिर हम लोगों के पास और भी कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े थे, आप याद करिए, जो एडिशनल चार्जेस थे, एडिशनल चार्जेस क्या है हमारे पास, एडिशनल चार्जेस। एडिशनल चार्जेस में फर्स्ट हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, कंटीजेंसीज था, मतलब फुटकर खर्चा, ठीक है, क्या था हमारे पास, कंटीजेंसीज, कंटीजेंसीज। सेकंड क्या था हमारे पास, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, यस और नो। थर्ड वन हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, थर्ड था हमारे पास डिपार्टमेंटल चार्ज, यस और नो। और जैसे फिफ्थ क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिफिकेशन, नेक्स्ट क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, वाटर एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रिकल फैन, ठीक है ना, बहुत सारे और भी हैं। तो इन सब का हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, कॉस्ट, मैंने आपको सब का कॉस्ट बताया हुआ है, इन सब का, यही सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे बार बार। तो इस तरीके से आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं माय डियर, सॉल्व कर सकते हैं। इन सब का जो कॉस्ट होगा, दैट कॉस्ट इज नॉन एज द कंप्लीट एस्टीमेट। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, कंप्लीट एस्टीमेट कहेंगे। तो इसलिए आप इसको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, फर्स्ट वन इज द कॉस्ट ऑफ लैंड, लीगल एक्सपेंसेस, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, मेन कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना, किस किस का, लेबर का, मटेरियल का, सुपरविजन सबके लिए, और एडिशनल चार्जेस, इन सब को ऐड करके जो एस्टीमेट बनाया जाता है, दैट एस्टीमेट इज कंप्लीट एस्टीमेट। ठीक है, तो ये एस्टीमेट कहलाता है कंप्लीट एस्टीमेट। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स या कुछ कंसेप्ट्स आपको क्या हुए होंगे, अच्छे से क्लियर होंगे। तो ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक है नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेस, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपने लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है आपने, वो पॉइंट आपने ध्यान देना है। ये हमारे पास ए डिटेल्ड एस्टीमेट इज अकम्प्लेन्ड बाय, ठीक है, ए डिटेल्ड एस्टीमेट इज अकम्प्लेन्ड बाय, ये आपने ध्यान देना है। ए डिटेल एस्टीमेट इज अकम्प्लेन्ड बाय, मतलब डिटेल एस्टीमेट में क्या क्या होता है, ठीक है ना, केस। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक तो रिपोर्ट, फर्स्ट वन इज द रिपोर्ट, सेकेंड इज द स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी यू नो अबाउट द, बोलिए स्पेसिफिकेशन में जर्नल स्पेसिफिकेशन, एंड सेकेंड वन इज द डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, डिटेल्ड ड्राइंग, ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज द डिटेल्ड ड्राइंग, डिटेल्ड ड्राइंग्स में हम लोग किसको देखते हैं, डिटेल्ड ड्राइंग शोइंग्स
प्लान, एलिवेशन, ठीक है ना, एलिवेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास कीज एंड प्लान इंडेक्स, ये सारी चीजें हमारे पास चाहिए। फोर्थ हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जो फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, डिजाइन डाटा एंड कैलकुलेशन, डिजाइन डाटा एंड कैलकुलेशन, कैलकुलेशंस। एंड 6 इज द, जो 6 हमारे पास आएगा वो है बेसिक्स ऑफ द रेट अडॉप्ट इन द एस्टिमेट, बेसिक्स ऑफ रेट अडॉप्ट इन द एस्टिमेट, ये हमारे पास है। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डिटेल्ड एस्टिमेट को बनाने में। अगर इतना सारा कुछ पता है तो आप क्या कर सकते हैं, डिटेल एस्टिमेट को इजीली बना सकते हैं। प्लीज़, ये ऑलरेडी हमने पहले भी देखा था सेकंड लेक्चर में कि एस्टिमेट बनाने के लिए आपको किस किस डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोगों ने उस केस में क्या बताया था, एक तो ड्राइंग बताया था, एक स्पेसिफिकेशन बताया था, एक रेट बताया था। यस और नो? रेट में हमने बताया था 3 चीज़ का, मैन, मटेरियल और मशीन का रेट बताया था। तो इसमें और कुछ जैसे डाटा, डिजाइन डाटा एंड कैलकुलेशन, बेसिक्स ऑफ द रेट। तो यहाँ पे जो रेट है ना स्टूडेंट्स, ये ध्यान देना, ये किसका है रेट, यहाँ पे ट्रिपल एम का है, एम, एम और एम, ट्रिपल एम, एम फॉर मैन, एम फॉर मटेरियल, एम फॉर मशीन। इन सब का रेट हम लोग देखते हैं। जैसे मशीन में जेसीबी है कि उसका 1 घंटे का कितना लगता है, जैसे कोई आदमी है, कोई मटेरियल है, इन सबको हम लोगों ने देखना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स धीरे धीरे आपको और कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो यहाँ पे हमारे फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो किसी ना किसी पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना सारा अगर आपको नॉलेज है तो आप अब क्वेश्चन को अच्छे से बना करके आ सकते हैं। ओके माय डियर, थैंक यू।